नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हमास इजराइल युद्ध की। युद्ध के शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं। हमास के अचानक हमले से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने अब तक 5000 से ज्यादा गाजा के आतंकियों और आम लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के साथ साथ आगे से इजराइल पर इस तरीके के हमले नहीं हो, इसे भी सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल की स्थिति 32 दांतों के बीच में एक जीव की है। फिर भी वह अलर्ट है। इजराइल का हर नागरिक, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, अपने देश के लिए लड़ने को तैयार है। हर नागरिक सेना है और सैन्य ट्रेनिंग से लैस है। 95 वर्ष के बुजुर्ग एजरा याचिन हो या युवा वेडिंग सिंगर, सभी अपने अपने देश के लिए लड़ने और मरने और दुश्मनों का खात्मा करने को तैयार है। इजराइल के इसी हाई जोश से हमास की नींदें उड़ी हुई है। होश ठिकाने नहीं है। वो त्राहिमाम कर रहा है। विश्व के सामने इजराइल से रक्षा की गुहार लगा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा की सीमा तक पहुंच चुकी है और गाजा के भीतर तबाही मचाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास के हर आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, वह चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों तरफ से अब तक करीब 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखने के बाद अब दुनिया में विशेषज्ञों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व की तरफ तो नहीं जा रहा है। कई अरब देश जैसे मिस्र, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, इराक, ईरान हमास के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे कि क्या इजराइल हमास के सभी आतंकियों का सफाया कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो इसमें कितना समय लगेगा, और क्या हमास आईएस और अल-कायदा के साथ मिलकर इजराइल पर रासायनिक हथियार से हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्या विश्व सही में तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, और यदि युद्ध चलता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा, यह भी हम चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, अपने विशेषज्ञों के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, और रिपोर्ट के बाद जो है कुछ खबरें भी हमारे पास आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और कुछ वैसी तस्वीरें दिखाएंगे इस युद्ध की जो अब तक शायद आपने देखी नहीं होगी। लेकिन पहले एक देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। विश्व युद्ध की आहट विश्व के दरवाजे पर दस्तक। ये वो बातें हैं जिसने चर्चा के बाजार को गर्म कर रखा है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले के बीच इजराइल ने बदला लेने की ठान ली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास के हर आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, वो चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों तरफ अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। हालात को देखने के बाद अब दुनिया में विशेषज्ञों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही। दूसरी ओर हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, और हूती आतंकियों ने भी हमास के पक्ष में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इजराइल का युद्ध अभी हमास के साथ है, और इजराइल ने कह भी दिया है कि मैं हमास का खात्मा करके ही चैन के सांस लूँगा। अभी हमास जो है वो ईरान के इशारों पे नाच रहा है, और हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारों पे ही नाच रहा है। पूरी मुस्लिम दुनिया जो है अभी उसको एक धर्म का चोगा पहनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? और दूसरी बात, हमास और हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इजराइल एक देश है। ये दोनों जो है नॉन स्टेट एक्टर की तरह आप कह सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान जैसे एक दूसरे के ध्रुव विरोधी देश भी इस मामले में दुश्मनी भूलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़ा होकर उसके एक्शन का समर्थन किया। साथ ही अरब सागर में अपने जंगी बेड़े को उतार दिया है। अमेरिका और नाटो देशों की ओर से इजराइल को हथियारों की सप्लाई होने लगी है। दुनिया के 2 ताकतवर देशों में से एक अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं रूस सीज फायर की मांग कर रहा है और फिलिस्तीन पर हमले रोकने की वकालत भी कर रहा है। अमेरिका ने रूस की तुलना हमास से कर दी है और दोनों को क्षेत्रीय लोकतंत्र को खत्म करने वाला बताया।
वहीं अब तक के आंकड़ों के मुताबिक फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि क्षेत्र में कम से कम 4,651 लोग मारे गए हैं और 14,254 लोग घायल हुए हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक हिंसा और इजरायली छापे में 96 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,650 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर नागरिक हैं जो दक्षिणी इजराइल में हमास के शुरुआती हमलों में मारे गए थे। इसके साथ ही इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने 222 लोगों को बंदी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इजराइल और हमास के बीच में जो है लड़ाई चल रही है, 17वां दिन है और लगातार जो है लड़ाई जारी है। इस बीच इजराइल में मौजूद हमारे सोर्सेस ने जो खबरें दी है वो खबर हमारे पास अभी भी आई है कि लेबनान की सीमा पर आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में इजराइल एयर स्पेस में कुछ घुसपैठ हुई थी। लेबनान की सीमा पर आईडीएफ ने कार्रवाई की है, इसराइल के एयर स्पेस में घुसपैठ हुई थी और संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उस संदिग्ध टारगेट को मार गिराया है। पूरे इलाके में ये सायरन जो आप सुन रहे हैं, ये पूरे इलाके में बजाया जा रहा है और ये जो सायरन है ये बार बार उस समय बजाया जाता है जब खतरे की सुगबुगाहट होती है, जब खतरा नजर आता है तब इस तरीके का सायरन जो है वो बजाया जाता है। संदिग्ध टारगेट को जो तालिबान की सीमा में देखा गया था, लेबनान की तरफ से जो लेबनान की सीमा है वहां पर टारगेट को देखा गया था और उसके बाद आईडीएफ ने उसे वहीं पर मार गिराया है। यह खबर अभी इजराइल में मौजूद हमारे सोर्स ने ये दी है कार्रवाई से पहले। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। पूरे इलाके में अभी भी सायरन बज रहा है, ये शोर जो है सायरन का आप सुन सकते हैं। अलर्ट पे है पूरा इलाका जो है वो अलर्ट पे है, पूरा देश, पूरा इजराइल, हर एक नागरिक जो है वह खुद अलर्ट पे है। और इजराइल एयर स्पेस में जो घुसपैठ हुई थी उस घुसपैठ की पहचान करके उसे मार गिराया गया है। और ये 3 तस्वीर जो है ये दुनिया की तस्वीर है, जो इजराइल और हमास के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है उस पर पूरी दुनिया में जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। ब्राजील का ये रिएक्शन जो हमास के समर्थन में ब्राजील में रैली निकाली गई है, लोग वहां पर उनके समर्थन में एकजुट हुए हैं। और दूसरी जो तस्वीर है ये स्वीडन की, जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की है, हार्वर्ड की तीसरी जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग जमा हुए हैं। भारत में भी हालांकि फिलिस्तीन के समर्थन में लोग जमा हुए थे और हमास के समर्थन में जब नारे लगा रहे थे तो पुलिस ने उसे ठिकाने लगाया। लंदन में ये न्यूयॉर्क का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है ये नीदरलैंड की है और तीसरी जो तस्वीर है ये न्यूयॉर्क की है, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क की। यहाँ पे तीनों जगहों पे दोनों देशों के पक्ष में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो है रैलियां निकाली जा रही है, समर्थन किया जा रहा है, कहीं विरोध किया जा रहा है और सब अपने अपने तरीके से संख्या बल के आधार पर। लंदन में आप जैसा कि देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा होकर के इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं और कोई अब इजराइल के साथ में है तो कोई फिलिस्तीन के साथ। और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम समर्थक हैं, वो सारे एकजुट होकर के फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर लंदन की है, दूसरी नीदरलैंड और तीसरी जो तस्वीर है न्यूयॉर्क की है। तुर्की का बड़ा झटका लगा है, यह खबर अभी भी हमारे पास आई है। हमास के मुखिया ने कहा है कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, हम अपने मुल्क से निकालने
का ऐलान कराया है और हमास को ये बड़ा झटका लगा है। हमास को तुर्की ने ये झटका दिया है और हमारे साथ इस खबर के साथ ही हमारे साथ 3 मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ आ गए, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी का स्वागत हम करेंगे और इसके अलावा जो 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूं। कर्नल एस दीनी है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, बीएस निगम है पूर्व राजनयिक के तौर पे और इसके अलावा सुरेश कुमार गोयल है वो पूर्व राजनयिक के तौर पे। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से करना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले स्वागत है प्रफुल्ल बख्शी साहब। और मुझे लग रहा है कि 17वां दिन है और मुझे लगता है कि पहले दिन से आप लोग इस खबर पे, इस युद्ध पे नजर बना के रखे हुए हैं और अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल ने हमला लगातार किया है और अब जो है हमास के पसीने छूट रहे हैं और वो त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमले जो हैं दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, नुकसान जो है दोनों तरफ का हो रहा है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये उम्मीद की है, जैसा कि लोगों का खासतौर पर विशेषज्ञों का कहना है और आप लोग क्या कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आपको लगता है कि यह जो लड़ाई चल रही है कहीं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे तो नहीं खड़ा है? थैंक यू वेरी मच आपके शो में बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो मॉडर्न युद्ध देखे गए हैं, खासकर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियन वॉर के बाद वियतनाम वॉर ऑनवर्ड, ये युद्ध जो हैं ये लोकलाइज युद्ध होते हैं, जैसे कि इराक में हुआ, 37 कंट्रीज एक जगह लड़ रही हैं, यूगोस्लाविया में हुआ और इतनी ज्यादा कंट्री, 37 कंट्री तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं थी। पर जिस तरीके से ये हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि अब ये वर्ल्ड वॉर में बदलेगा नहीं, क्योंकि जो इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ इन्वॉल्व है, बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि इंडिया, जैसे और कई कंट्रीज है साउथ, जो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है साउथ चाइना सी में, उसमें अलग लोग हैं, जो इधर हैं वो अलग लोग हैं, जो यूक्रेन में था वो अलग है। तो ये पॉकेट्स में युद्ध तो चलेंगे, पर देखिए जब युद्ध के पीछे जो पॉलिटिक्स होती है वो सबसे बड़ी चीज है। इसमें लोग युद्ध क्यों करते हैं? ये नहीं कि बड़ा प्यार है किसी से या बड़ी घृणा है, बेसिकली लोग अपना फायदा उठाते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक फायदा उठाते हैं। सबसे मेन फायदा उठाने वाले हैं आर्म्स, कॉर्पोरेट आर्म सेक्टर, जो कि डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अपने आर्मामेंट बेचता है। देखिए अब कितना, इसी अभी लड़ाई चल ही रही है कि कितने रफाइल, 70-80 रफाइल तो सऊदी अरेबिया को जा रहे हैं। आई थिंक 150 रफाइल सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। ऑन द स्पॉट मांग आ गई है। जो गल्फ वॉर थी, पेट्रियट मिसाइल बिना फील्ड ट्रायल के बिक गई थी, क्योंकि रेथियन कंपनी ने व्हाइट हाउस को कहा थोड़ा यार आगे हमें कर दो, कर दिया। ये सारा का सारा गेम है। दूसरी बात यह है, लोग इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए एरिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कंट्रोल करने का सारी रेस चल रही है। अमेरिका यहां पे पहुंचा हुआ है, इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान का खिलाफत करेंगे। चाइना अपने पूरे आर्मामेंट बेचता था, चाइना ने ही ईरान को तगड़ा किया आफ्टर वो जो अमेरिका की गोद से निकला, तो अब उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे ये सारा का सारा गेम जो शुरू हुआ था रिलीजियस वॉर से, बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी की लड़ाई से शुरू हुआ था, वो 2000 साल से चल रहा है और अभी भी वही रूप पकड़ा है। अगर आज आप इजराइल के पीछे जितने लोग कंट्रीज खड़े हैं सारे क्रिश्चियन हैं, जितने हमास के पीछे खड़े सारे इस्लामिक है। ये मतलब बिल्कुल ये बेसिकली ये है। और जब लोग जो होते हैं लीडर्स, इस रिलीजन का सहारा लेके अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हैं, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का बड़ा एक समावेश है और यही आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ हैं। गोयल साहब, ये जो बख्शी साहब ने कहा कि ये एक तरीके का धर्म युद्ध है, एक तरफ क्रिश्चियन कंट्री है, दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्री है। भारत ना तो क्रिश्चियन है ना ही इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत का संबंध है, इसराइल का हम साथ दे रहे, फिलिस्तीन का भी जो है वो हम साथ दे रहे। फिलिस्तीन को साथ देने के हमारे अलग टर्म एंड कंडीशन है, इसराइल के साथ अलग टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे में भारत को क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल होगी, या अभी जो भारत का सिचुएशन या भारत जिस तरीके के संबंध दोनों तरफ से बना के रखा हुआ है, क्या लगता है कि ये सिचुएशन लंबे समय तक चल पाएगा, या भारत को कोई एक पक्ष लेना होगा, आप या इधर रहे या उधर रहे? देखिए, 2-3 चीजें मैं सही करना चाहूंगा यहाँ पर जी।
जो आपने कहा कि धर्म युद्ध है ये, जी। और आपने कहा कि ये जो जंग है अब ये जंग इस्लाम और ज्यूज के बीच में है या क्रिश्चियनिटी के बीच में है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई एक चीज पूरी विश्व की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है और गलत है वो चीज, कि इस अरब इजरायली की जंग को अगर हम इस्लामिक और जायनिस्ट की जंग बोले तो ये बहुत गलत होगा और बिल्कुल भी एक तरह से जो फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनके खिलाफ जा रहा है ये। आपको याद होगा कि ये जो सिचुएशन है अभी पैलेस्टीन की, ये शुरू हुई 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद। उसके बाद 1948 में जब इजराइल बनाया गया पैलेस्टीनियंस को अपने इलाके से निकालने के बाद, तब इजराइल बना, वहां पर कंपटीशन शुरू हुआ। उसके बाद अरब देशों ने हमला किया, वहां पर उनकी जमीन गई, और बहरहाल अभी तक वो जो एक पैलेस्टीनियंस का जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। और वो मसला है कि उनके लिए कहाँ एक देश बनेगा, बातचीत करते हैं सर, हो नहीं पा रहा है। तो मैं इसको कहूंगा, पहली बात तो आप इसको धर्म के नजरिए से देखना बंद कीजिए, वरना सिचुएशन समझ में नहीं आएगी और हल नहीं होगी। एक तो चीज ये है। दूसरा आपने जी, दूसरी बात क्या थी आपकी, सॉरी मैं इसके बीच में भूल गया मैं। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति मैं कह रहा हूं, भारत किधर रहेगा, भारत इधर या उधर? भारत की स्थिति जी, भारत की स्थिति देखिए ये है कि पैलेस्टीन का साथ इजराइल के साथ से पहले शुरू हो चुका था। बिल्कुल 1948 में, आप बेशक नेहरू को गलत कहें सही कहें जो भी हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी तो बननी शुरू हो गई थी ना वो तो। बिल्कुल उस टाइम पर भी ये कहा गया था कि पैलेस्टीन का और इजराइल का देश अलग अलग होना चाहिए। जब तक दो अलग अलग देश नहीं होंगे दिक्कतें बनी रहेंगी। और आप याद कीजिए कि 1996 में 97 में सबसे पहले हमने ही दिल्ली में पैलेस्टीनियन एम्बेसी खुलने की हमने इजाजत दी थी, इंदिरा गांधी के टाइम में। जी, दूसरी चीज जी हाँ बिल्कुल जी। तो दूसरी चीज ये है कि हम पैलेस्टीन को ये नहीं कह सकते हैं कि आप अलग हैं और हम आपको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसका संबंध हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है, और मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि बातचीत आगे बढ़ जाएगी वरना को, उससे भी उसका संबंध है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इंडिया को अपने जो संबंध है पैलेस्टीन से और इजराइल से, दोनों का ही सहारा लेकर के कोशिश ये करनी पड़ेगी कि यहाँ के जो एक पीस एस्टैब्लिश हो, झगड़ा कम हो। क्योंकि अगर यहाँ पर ये वॉर हुई तो उस वॉर में नुकसान यूएसए का तो पता नहीं होगा, नहीं होगा, उसके तो अपने वेपन्स बिकेंगे काफी। रशिया चाइना अपनी क्षमता बढ़ा लेंगे, वो ये नुकसान होगा इंडिया का, जिसके लिए ऑयल लेना और पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि युद्ध से बचाव हो, शांति हो, और इसमें हमारी भी भलाई है। और जो बाकी देश, ठीक है, युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध से सबका नुकसान है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ये धर्म युद्ध नहीं है, धर्म के नजरिए से इसको नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ कर्नल दीनी साहब भी है। दीनी साहब, मैं दीनी साहब से जानना चाहूंगा, क्या आप भी इसी नजरिए से देखते हैं जैसा कि गोयल साहब कह रहे हैं, आप सहमत हैं उनसे? मानता हूँ कि इसको पूरी तरीके से एक धर्म की लिहाज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये सिर्फ दो धर्मों के बीच का ही नहीं है, एक पीछे एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है जिसकी वजह से ये लड़ाई अभी चल रही है। ऑफ कोर्स आज की तारीख में इस तरह से एक नैरेटिव जरूर क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो पैलेस्टीनियन इशू है वो उसको और लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा की जा रही है, वो मैं मानता हूँ ऐसी चीज है। लेकिन फिर भी इसको एक धर्म के इशू से नहीं देखना चाहिए। मेरे ख्याल से धर्म के इशू एक चीज मैं दिनी साहब कहूंगा, आखिर क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जो दिख रहा है आपको कि सारे जो चीज आपको दिख रहा है उससे आप नजर बंद कैसे कर सकते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेने से सच तो नहीं, ऐसा नहीं सच झूठ हो जाएगा। जो सामने दिख रहा है कि सारे इस्लामिक कंट्री जो हैं वो हमस के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, और जो सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं वो दूसरी तरफ इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे गुट जो है वो बन गया है समर्थन करने वालों का। तो इसको कैसे, क्यों नहीं माने हम? देखिए, मैं ये मानता हूं कि धर्म के आधार पे और पॉलिटिक्स के आधार पे लोग जो है वो साइड्स ले रहे हैं। मान लीजिए इजराइल में एक एक्सट्रीम राइट विंग जो कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के हैं, तो जितने भी लेफ्ट विंग वाले हैं वो
उनका वो अपोज कर रहे हैं। और पैलेस्टीनियन इशू, जैसे मैंने बोला पहले, आपको पता है कि वहां पर एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम लोग हैं, तो उसमें मुस्लिम है। लेकिन इसराइल खुद एक ऐसा देश है जिसके अंदर तकरीबन 20-21% लोग जो हैं वो अरब इसमें हैं। तो उस कंट्री में और भी लोग हैं, क्रिश्चियंस भी है। और हमें पता है कि इट इज नॉट कि जूस के साथ में पहले बाकी लोगों को, जो क्रिश्चियन और जूस के बीच में भी पहले तनाव रहे हैं, मुस्लिम्स और जूस के बीच में भी रहा है। तो पूरा वो एरिया जो है वो एक पेक्यूलियर एरिया है। उसको आज की तारीख में, यस मैं मानता हूं कि कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं कि उसको एक धर्म के लिहाज से देखा जा रहा है। लेकिन जब शुरू में ऐसा आया था, शुरू में जब आया था, उस वहां पर प्योरली वो रिलीजन नहीं था, वहां पर उस जगह का था। उस जगह में अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं वो सभी का वहां पर ठीक है, उसका इतिहास जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस इतिहास के पीछे भी धर्म ही है। बख्शी साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, क्या बार बार जवाब देना चाह रहा है, मैं इसलिए आ गया। बख्शी साहब के पास वापस आऊंगा। बख्शी साहब, क्या आपको लगता है ये जो हमारे दोनों मेहमान गोयल साहब और दीनी साहब जो कह रहे हैं, आप सहमत है या आपको लगता है कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, आपके पास कुछ अलग आर्गुमेंट? नहीं, मैं ये नहीं गलत कह रहे हैं। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो अपनी जगह में सही है कि हमें नहीं देखना चाहिए। मैं खुद कहता हूं नहीं देखना चाहिए, और मैं क्या करूं, मैं बाध्य हूं, सामने नजर आ रहा है। और इसलिए मैं आपको धीरे से समझा देता हूं। देखिए, सारी दुनिया की जंग होती है जर और जमीन पे, और अगर आप जमीन और जर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ ज्यादा लोग रखना चाहते हैं, सबसे बड़ा डिविजिव फैक्टर जो है वो रिलीजन है। आप रिलीजन को बीच में ले आइए और आप पूरी की आधी पॉपुलेशन आपके पीछे आ जाएगी। चाहे आप इलेक्शन में कर लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स में कर लीजिए, चाहे आप इधर कर लीजिए, इंटरनेट, ये सारी की सारी गेम होती है। मैं खुद कहता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए। गोयल साहब ठीक कह रहे हैं, हमें नहीं देखना चाहिए। पर जब दिखाई दे रहा है, आपका पार्टीशन इंडिया का धर्म पे है, कश्मीर धर्म पे है, एवरीथिंग जो बात होती है धर्म पे होती है, आपके वोटिंग सारी रिलीजन पे होती है। मैं कैसे आंख बंद कर लूं? देखिए, मैं बिल्ली को देखे कबूतर की तरह हो नहीं सकता कि मैं आंख बंद कर लूं। नहीं साहब, ये हो रहा है, और इसको रोकने का तरीका ये है, अगर इंडिया जैसी कंट्री जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, और सारे धर्मों को एक मानता है, हमको इनवाइट करना चाहिए इंडिया को, पोप, टॉप क्रिश्चियन लीडर, टॉप इस्लामिक लीडर, सबको मिलके और मेन कंट्रीज को मिलके एक G20 जैसी बड़ी मीटिंग फिर बुलानी चाहिए। बट लीडरशिप एक्सेप्टेबल हो सबको, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे की एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड पोजीशन है, और फिर बात बनती है। देखिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगले 500 साल और यही चलता रहेगा बिटवीन ज्यूज एंड इस्लाम। आप 6-7 साल के लिए शांति ले आओगे, फिर शुरू हो जाएगा। कौन नहीं रोक सकता? आप अपने दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं रोक सकते। आप हिंदुस्तान में, आपके मणिपुर में देख लीजिए, जहां देख लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिलीजन। ये रिलीजियस की प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका है, और मैं खुद कहता हूं नहीं होना चाहिए, पर आई एम वेरी सॉरी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और हम इसको रोक नहीं सकते। एक चीज बख्शी साहब मैं और जानना चाहूंगा, ये जो 17वां दिन है, क्या आपको लगता है जो कह रहे हैं कि एक हमास के एक आतंकी को चुन चुन के इजराइल मारने, क्या ये संभव है आज के डेट में? देखिए, ऐसा है, इजराइल जो कह रहा है बहुत झेल चुका है कष्ट, मैं मानता हूं उसके ऊपर, और इजराइल बहुत धर्म को विश्वास करता है, मतलब सबको रिस्पेक्टफुली रखा हुआ है उसने अपनी कंट्री के अंदर। उसके साथ जब ये हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है। इजराइल की पॉलिटिकल जो एक ओपिनियन ये है कि मैं चुन चुन के मारूंगा, पर क्वेश्चन है, मारने के लिए जब वो जाएगा वो कहां कहां ढूंढेगा? सब अब रिहायशी इलाके में है। दैट इज वाई अगर जो बाइडेन ने उसको ये कहा है कि देखिए, आप जो मर्जी करिए, जिनीवा कन्वेंशन का हनन मत करना किसी तरीके से, वो इसलिए कहा है कि तुम जोश में आकर, गुस्से में आकर इस समय ऐसा कोई कदम ना उठाना जैसे हम सबको तड़प, क्या कहते हैं, पछताना पड़े, क्योंकि वी आर सपोर्टिंग यू। एंड ऊपर बोल रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, पर क्वेश्चन ये है, इजराइल ने कहा है, बट आई एश्योर यू, क्योंकि मैं इजराइल की ह्यूमैनिटेरियन और ट्रेनिंग भी करा चुका हूं, वो ऐसा होने नहीं करेंगे। उनके कमांडर्स निहत्थे बच्चों को, औरतों के ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। दिस इज, आई कैन गिव यू इन गारंटी,
मतलब मैं लिख के बिल्कुल बिल्कुल, दे जैसा मतलब इजराइल के साथ हुआ है वैसा वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्योंकि उनके साथ उनके देश पर जब हमला हुआ नहीं, था तो बच्चे वो क्या, नहीं करेंगे। बूढ़े क्या, महिलाओं क्या, सब पे हमले हुए, सबको मारा गया और कुछ लोगों को बंधक बना करके भी ले जाएंगे। एक चीज बख्शी साहब और भी खबर हमारे पास आ रही है कि रासायनिक हथियार की तरफ जो है हमस जो है वो जा रहा है। कुछ जो आतंकी पकड़े हैं हमस के, उनके बॉडी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पेन ड्राइव्स मिले जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे जो बताते हैं कि अब रासायनिक युद्ध की तैयारी में हमास है और इसमें अरब कंट्री जो है उनका साथ दे रहा है। क्या आपको लगता है कि ये खतरनाक है? बिल्कुल, सबसे पुराना लड़ाई का तरीका जो था ये हमारे पूरे ओल्ड हिस्ट्रीज में भी है। अगर आप थोड़ा महाभारत वगैरह पढ़े तो विष के बाण वगैरह का जिक्र है। ये क्या होते थे? ये होते थे पुराने जमाने में सांप के पॉइजन के एरोज। ये लड़ाई स्वीडन और इंग्लैंड की लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर प्लेग बॉडीज, स्नेक्स और वो फेंकते थे, उनके पानी को जहर में डाल देते थे, नदी में डाल देते थे, तालाबों में डालते थे। ये क्रिया चलती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1925 में जब कन्वेंशन हुआ केमिकल वॉरफेयर का और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, दोनों हुआ, 72 में उसको रिन्यू किया आफ्टर एजेंट ऑरेंज एपिसोड ऑफ अमेरिका। सारे पेड़ पौधे, जानवरों, पक्षियों के जेनेटिक ट्रेट्स बदलने लगे। तब वॉल्टर क्रॉन्काइट ने कहा हाई टाइम अमेरिका गोज बैक। ये बात जो है इसको बड़े ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल टोटली बैन है। अगर जो ये सोच भी रहा है उसकी सोच को टोटली किसी तरीके से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने साइनाइड मिलाना शुरू कर दिया, हम लोग के खुद कहते हैं इनके हाथ में न्यूक्लियर आ जाएगा तो पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। अरे इनके हाथ में साइनाइड आएगा तो अगर 3-4 हजार लोगों को मारना क्या मुश्किल है इनके लिए, कुछ पानी पे मिला देंगे। सो ये बात जो है इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, सारी कंट्रीज के लीडर्स मिलके इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। लेट अस नॉट वेट टू वॉच कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर मेरे में पावर होगी, टू रिक्वेस्ट माय प्राइम मिनिस्टर कि काइंडली स्टेप इन एंड डू समथिंग, बिकॉज ही विल बी एक्सेप्टेड। ये सब और किसी को इतनी कोई दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। आई पर्सनली फील ये एक हम बड़े डेंजरस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बख्शी साहब, दिनी साहब, मैं दोनों अपने पैनलिस्ट से जानना चाहूंगा कि हमस तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई कंट्री बात करना चाहे, आखिर किससे बात करे? क्या हम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि भाई तुम जो अगर युद्ध कर रहे हो तो करो, लेकिन तुम इस हद तक मत करना, तुम रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना? क्या यह संभव है कि भारत जैसा देश या कोई भी कंट्री हमस में कैसे किया, आतंकवादी संगठन से क्या बात नहीं कर सकेंगे जी, पर ईरान से कर सकते हैं बात। पैलेस्टीनियन लीडर्स हैं, वो बड़े समझदार हैं, उससे बात कर सकते हैं। और इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए इस समय कोई हमारे पास ठोस फॉर्मूला नहीं है कि ये लगाओ 2 और 2 4 हो जाएगा, ये नहीं। इट हैज टू बी ट्राइड एंड दिस ट्रायल हैज टू बी डन एंड दिस इज वेरी एसेंशियल। आई एग्री विद यू कि हमस किसी की नहीं सुनेगा, बट एट द मोमेंट हमस भी प्रेशर में है। उन्होंने भी प्रेशर में आगे रिलीज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर पुश कम्स टू शव तो हम बाकी कंट्रीज भी हमस को उस तरीके से खत्म कर देंगी, चाहे वो साइनाइड मिलाए या ना मिलाए। तो ये चीज जो होगी बहुत हानिकारक होगी। बिल्कुल इसके लिए दिनी साहब हमारे साथ। दिनी साहब, क्या आपको लगता है कि जो बख्शी साहब कह रहे हैं, मैं तो ये कन्विंस, क्या आप सहमत हैं जो बख्शी साहब कह रहे हैं? और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे कि बख्शी साहब ने कहा कि नहीं, वर्ल्ड वार की तरह हम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है हर एक पॉकेट में युद्ध हो रहा है और ये हथियार बेचने की होड़ है और इसकी वजह से जो है ये युद्ध बढ़ता है और इस तरीके के युद्ध। क्या आप भी सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो खतरा है, ये खतरा केवल वहीं तक है, इजराइल और हमास तक ही है, ये खतरा वर्ल्ड वार की तरह जो नहीं होगा? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है सिचुएशन है और सोचने का तरीका देश के लोगों का बदला है, देश के लीडरों का बदला है। जी, मैं भी यही मानता हूँ कि जो सिचुएशन तब की थे और अभी में बहुत फर्क है और कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने की कोई पॉसिबिलिटी अभी तो नजर नहीं आता। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से युद्ध होगा। और पिछले हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर का भी देख रहे, जो युद्ध हमारे सामने है, हमने तभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से एक युद्ध होगा और वो इतने तकरीबन 2 साल के आसपास अभी चलने वाले हैं। और रशिया जैसा एक देश, यूक्रेन जैसे देश को वो बिल्कुल पूरी तरह से हरा भी नहीं सक रहा, लेकिन युद्ध समाप्त भी नहीं हो रहा। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस, जैसे बख्शी सर ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चांसेस कम है।
क्योंकि ये एक लिमिटेड उसी एरिया में रहने की है। और मेरे ख्याल से यूएस जैसा देश जो कि यहाँ पर हाईली इन्वेस्टेड है इस एरिया में और इसराइल में खास तौर पे, वो नहीं चाहेंगे कि इसको एस्केलेट करे। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है उन राज्यों से, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान से है और उन गुटों से है, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, इनके है। क्योंकि इनके लिए जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो किसी भी तरह से इसको बॉयल करके किसी भी तरह से पूरे विश्व में उनका जो पब्लिसिटी हो या उनके जो इम्पैक्ट है उसके लिए वो काम करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे हमें पता है कि गाजा की तरफ पूरी तरह से इजरायली सेना जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है, और ईरान ने भी यही चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह भी ने यही चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सेना ग्राउंड फोर्सेस गाजा में घुसते हैं तो वो नॉर्थ इजराइल से अटैक करेंगे और वहां से उनको सपोर्ट करेंगे। और इसी के बदले में यूएस ने भी कहा है कि वो अपनी जो फ्लीट है, अपनी जो नेवल फ्लीट है वहां पर उन्होंने तैनात रखा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो तब की क्या स्थिति होगी, हमें इट्स वेरी डिफिकल्ट हमें बताना कि किस तरह का सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में इजराइल के लिए मैं ये मानता हूं, और वहां पर भी मैं बख्शी सर से सहमत हूं, कि इजराइल जो है वो पूरे के पूरे तमाम हमास को समाप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिविलियंस के बीच में रहता है। तो सिविलियन कौन है, टेररिस्ट कौन है, जिन्होंने बिल्कुल इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, और जिस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से घुले मिले हैं, पहचान करना बड़ा मुश्किल है। गोयल साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आखिर ये कब तक चलेगा? अगर मैं ये पूछूं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, या इसका खात्मा कैसे होगा, अंत कैसे होगा, कैसे शांति आएगी उस क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे आप? मुस्कुरा रहे, लगता है आपके पास भी वही जो आप सोच रहे हैं वो सब वही सोच रहे हैं। जी देख, आपने सवाल ऐसा पूछा है कि कब खत्म होगा। आई विश आई न्यू कि एक मेरे पास क्रिस्टल बॉल होती, मैं उसमें देखता कि आज खत्म हो गया है। देखिए, ये युद्ध हो रहा है और जो इजराइल ने अपने वॉर ऑब्जेक्टिव तय कर लिए हैं कि हम हमास का खत्म करके ही चैन से बैठेंगे, ना बजेगा बांस, ना राधा नाचेगी, ना हमास खत्म होगा, ना युद्ध खत्म होगा। ना तो वो जो ये युद्ध की बात तो ये है कि अगर हमास की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो भी जाएगी, इक्का दुक्का बचेगा, अमीबा की तरह से डिवाइड होगा, फैलेगा चारों तरफ। ये गुरिल्ला वॉरफेयर की दिक्कत यही है कि आप 4 आदमी हो या 100 आदमी हो या 1000 आदमी हो, युद्ध खत्म नहीं होता है जब तक कि आपका जो एक सेटलमेंट नहीं हो जाता है। ये तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सेटलमेंट जब होगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ युद्ध खत्म होगा। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध कभी खत्म होने की उम्मीद है, छोटा हो बड़ा हो, ये चलता रहेगा। पिछले 70 साल से चल रहा है, अभी भी चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अब तो ग्लोबल विलेज की बात हम लोग करते हैं, सब जो दुनिया के देश हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमास आइडियोलॉजी जो है, आप अगर आज 8,000 हमास के हैं, आप 8,000 खत्म कर दीजिए, हमास खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, बिकॉज देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ पीपल। और जितना मैं बता दूं, जितनी लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है, जितने रिलीजियस डिफरेंसेस हैं इस्लामिक तबकों के बीच में, शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये वो, दे आर ऑल कमिंग क्लोज, दे आर ऑल कमिंग क्लोज। आप देखिए ग्रेविटेट हो रहे हैं। तो ये आप देखिए, हमास को आप कभी इरेजर से वाइप आउट नहीं कर सकते। हमास विल ऑलरेडी दे, इट इज एन आइडिया। वो आइडिया जो है और बैठ गया है, और उन्होंने देखा ये तरीका है। यहां यही नहीं, ये इनकी सक्सेस इतनी हो गई है कि बाकी भी इससे उनसे लेसन लेने लगे हैं। 143 मिलिट्री रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आर देयर, मिलिटेंट्स 143 इस्लामिक। वो जो है उनकी लिस्ट अब इतनी बड़ी है, कुछ इंडिया में भी है, वो सब लेसन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हम ऐसा करेंगे, सबको जिहाद, वो जन्नत चाहिए, जिहाद चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, एक जो कहते थे कि ग्लोबल विलेज हो गया, जिससे इकोनॉमी पे जो है असर, आर्थिक जो असर है वो पूरे विश्व के देशों को पड़ता है, चाहे वो यूक्रेन रूस का वार हो, चाहे ये अभी जो चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसका असर है। लेकिन पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल असर भी अब हो रहा है। हमास और इजराइल के बीच में जो हो रहा है, फिलिस्तीनी और इसके बीच में जो हो रहा है, इसका पॉलिटिकल असर भी हमारे देश में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी आज भी जो है बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए, और पॉलिटिकल लोगों के रिएक्शन जो है वो कंट्री के अपने, यानी हमारे भारत का जो स्टैंड है उस स्टैंड से अलग
पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तीनों से पूछना चाहूंगा। गोयल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है मैं उसको ज्यादा मैं एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड वो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मिक्स कर लिया है हम लोगों ने ये इस वॉर के साथ में। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हम इसको रिलीजियस नजरिए से देखेंगे, धार्मिक के नजरिए से देखेंगे, तो हमारी खुद की जो सिचुएशन ऐसी जो अंदर डेवलप हो रही है जी। वो भी काफी फर्क पड़ जाएगी। तो इसीलिए ये हमारे लिए भी सही नहीं है कि हम इसको हिंदू मुस्लिम या जियो ज़ायनिज्म मुस्लिम से कॉन्फ्लेट करें, दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए सही नहीं है वो। लेकिन अगर देखा जाए कि ये सिचुएशन एक विश्व युद्ध के तौर पर बनी रहेगी या नहीं, इकोनॉमिक तौर पर, यही इकोनॉमिक आर्थिक वजह ये एक वजह है। अभी विश्व का कोई भी देश, कोई भी सुपर पावर विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं है, और बस खाली एक यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध की कोई खतरा है, ये लो लेवल पर चलता रहेगा। जी बिल्कुल। बख्शी साहब, आखिरी कमेंट, क्या लगता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स पे जो असर है इसका, ये रहेगा क्या? ये असर डालेगा ये युद्ध किसी भी देश के, खासतौर पर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, देयर आर वेरियस तबके, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, देयर आर सम। अब जब बात करते हो जो क्रिश्चियन और इस्लाम की, देयर आर सो मेनी इस्लामिस्ट फॉलोअर्स इंडिया हु आर मोर लॉयल टू इंडिया देन मी। बिल्कुल। वो एक्चुअली वो नहीं बदलेंगे, ये बहुत कम लोग होते हैं, बट ऐसा है उनके होने से सारा का सारा माहौल जो है उनके रंग में दिखाई देने लगता है। दैट इज द प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरा का पूरा भारत के इस्लामिक उधर चले जाएंगे, बट वो इतना इफेक्ट करते हैं जितने मिल के वर्ल्ड की ट्रेड को, पीस को, वो जो है वो असहनीय हो जाता है। और जो छोटी कंट्री जैसे इजराइल या ऐसी कंट्रीज जिनके ऊपर ये असर पड़ता है, वहां बहुत घातक होता है। हमारी तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। वैसे चाइना में भी उंगी आ रहे हैं, चाइना जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो डबल स्टैंडर्ड वो दिखा रहा है, सब वैसे चल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल बिकम दैट सीरियस अ मैटर। बिल्कुल, लेकिन सबके हित में यह है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और विश्व में शांति हो, और विश्व में अगर शांति होगी तभी जो है सभी की खुशहाली होगी, विश्व तरक्की करेगा, तभी हम भी तरक्की करेंगे। इसलिए अगर कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी लड़ाई हो रही है तो उसका असर आज न कल हम सब पे पड़ना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बख्शी साहब आपका, गोयल साहब आपका और दिनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है ये अभी खत्म नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि ये केवल लड़ाई जो है केवल एक दूसरे को मारने की नहीं बल्कि उस मानसिकता की है। क्योंकि अगर आप हमास के सारे आतंकी को मार भी देते हैं फिर भी वो मानसिकता आप खत्म नहीं कर सकते हैं, जिस मानसिकता के कारण ये हमास के आतंकी पैदा हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।